दिल्ली के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में भी बम की धमकी। वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से एक बार फिर से शुरू होगी। लैंडस्लाइड के चलते ये यात्रा बंद कर दी गई थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 28वीं किश्त जारी की है। लाडली बहनों के खातों में ये राशि अब आ चुकी है। देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं। बंगाल में द बंगाल फाइल्स फिल्म का कल स्पेशल स्क्रीनिंग रखा गया है। नेपाल में हिंसा से अब तक 51 मौतें हो गई हैं। सोना 1,09,841 और चांदी 1,27,348 पर पहुंच गई है। बीजापुर मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए हैं। तो ये थी आज की टॉप न्यूज। अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक होगा। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और एम वेंकैया नायडू भी समारोह में पहुंचे। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। तो एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 9 सितंबर को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया था। उन्हें विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले 452 वोट मिले। राधाकृष्णन ने रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हरा दिया था। आपको बता दें कि 9 सितंबर को हुए इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हरा करके जीत दर्ज की है। उन्हें कुल 452 वोट मिले हैं, जबकि रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। तो सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इस्तीफे के बाद पहली बार धनखड़ भी सार्वजनिक मंच पर दिखाई दिए। I, Chandrapuram Ponuswamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty. दिल्ली हाई कोर्ट के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में बम की धमकी वाला मेल भेजा गया। आज सुबह दिल्ली हाई कोर्ट में भेजे गए ईमेल में कोर्ट रूम में 3 बम रखे जाने का जिक्र था। धमकी में यह भी कहा गया था कि शुक्रवार दोपहर की नमाज से पहले 2 बजे तक कैंपस को खाली कर दें। तो वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट को भी बम की धमकी के ईमेल के बाद खाली कराया गया है। वकील, जजेस और अन्य लोगों को भी बाहर निकाला गया है। सभी कोर्ट रूम की तलाशी ली जा रही है। यहाँ बम स्क्वाड की भी टीमें पहुंची हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में भेजे गए ईमेल के सब्जेक्ट में लिखा है कि पवित्र शुक्रवार विस्फोटों के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिली भगत। जज रूम कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं। दोपहर 2 बजे तक खाली कर दें। इनके अलावा पटना में भी 11 सितंबर को दोपहर पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल से बम ब्लास्ट की धमकी वाला एक ईमेल भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि शुक्रवार को सार्वजनिक स्थानों पर बम ब्लास्ट किए जाएंगे। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं और पता लगा रही हैं कि ये मेल आखिर किसने भेजा है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये बम धमकी हो सकती है, लेकिन सुरक्षा के सभी प्रोटोकॉल्स का भी पालन किया जा रहा है। दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट में शुक्रवार दोपहर के दौरान बम की धमकी मिली थी, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट परिसर में 3 बम रखे होने और दोपहर 2 बजे तक हाई कोर्ट खाली कराने का आदेश दिया गया था। और इस धमकी के तुरंत बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में भी बम की धमकी का मेल आया था, जिसके बाद तुरंत ही कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया और जजेस और वकीलों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने फौरन सुरक्षा प्रोटोकॉल्स को लागू करते हुए सभी जजेस को कक्षों से बाहर निकाला और वकीलों, स्टाफ मेंबर्स और लोगों को कोर्ट परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया। मौके पर बम निरोधक दस्ते यानी बॉम्ब स्क्वाड की टीम, स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस की कई यूनिट्स भी तैनात कर दी गई हैं और परिसर की बारी बारी से तलाशी भी चल रही है।
पुलिस ने आसपास के इलाकों को भी सील करके सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। मेल में एक असामाजिक या आक्रामक राजनीतिक संदेश भी था कि जिसमें कुछ नेताओं को निशाना बनाने जैसी कड़वी बातें लिखी गई थी। कुछ विशिष्ट नामों का भी जिक्र था। अधिकारियों का कहना है कि मेल की भाषा और संदर्भ इस घटना को इनसाइड जॉब जैसा बताने की कोशिश करते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि मेल में तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी डीएमके का भी जिक्र है। मेल में कहा गया है कि हम प्रस्ताव करते हैं कि डॉक्टर एजिलान नागनाथन को डीएमके की कमान संभालनी चाहिए। और इसके साथ ही मेल में यह भी धमकी दी गई है कि उदयनिधि स्टालिन के बेटे इन्बानिधि उदयनिधि को तेजाब से जला दिया जाएगा। मेल में कहा गया है कि एजेंसियों को इस बात की भनक तक नहीं लगेगी कि यह कोई अंदरूनी साजिश है। उदाहरण के तौर पर आपके दिल्ली हाई कोर्ट में आज का धमाका पिछले झांसों के संदेह को दूर कर देगा। तो ईमेल से धमकी मिली है। दिल्ली के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में भी बम की धमकी मिली है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल मामले की जांच कर रही हैं। नेपाल इन दिनों गंभीर राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। विरोध प्रदर्शनों का 5वां दिन बीत चुका है और हालात अभी भी काबू में नहीं आए हैं। नेपाल में इस वक्त स्थिति जो है वो काफ़ी उथल-पुथल वाली है। राजधानी काठमांडू से लेकर अन्य जिलों तक हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी के चलते जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक हिंसक झड़पों और पुलिस की कार्रवाई में मृतकों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। अकेले गुरुवार को 17 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे को 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति अभी भी अधर में ही लटकी है। शुक्रवार सुबह 9 बजे से सभी प्रमुख दलों और आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का एक नया दौर शुरू हुआ। हालांकि गुरुवार को दिन भर चली चर्चाओं में कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर लगभग सहमति बन गई है, लेकिन असली विवाद संसद को भंग करने या उसे यथावत रखने को लेकर है। तो वहीं संविधान विशेषज्ञों का यह कहना है कि जब तक संसद कायम है तब तक किसी गैर सांसद को प्रधानमंत्री नियुक्त करना संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं है। और इसी तर्क के आधार पर सुशीला कार्की और उनके समर्थक संसद भंग करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संसद को बरकरार रखने के पक्ष में है। सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनने से पहले ही नया विवाद खड़ा हो गया। राजधानी काठमांडू और उसके आसपास प्रदर्शन कर रहे जेनजी आंदोलनकारी आपस में ही भिड़ गए। तो नेपाल में हिंसा से अब तक 51 मौतें हो चुकी हैं। एक गुट का आरोप है कि कार्की भारत समर्थक हैं और इसलिए उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं है, और इस आरोप के चलते दोनों पक्षों में मारपीट तक की नौबत आ गई है। हालांकि सुरक्षा बलों ने हालात को काबू में किया है। नेपाल आर्मी ने राजधानी काठमांडू और आसपास के संवेदनशील इलाकों में चौथे दिन भी कर्फ्यू जारी रखा। सुरक्षा एजेंसियों को यह आशंका है कि राजनीतिक अस्थिरता के बीच हिंसा और भड़क सकती है। सेना और पुलिस को संवेदनशील तरीके से इस पूरी स्थिति से निपटना होगा। संवेदनशील जिलों में पुलिस को तैनात भी किया गया है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। भारतीय बाजार में 12 सितंबर 2025 का दिन सोना और चांदी के निवेशकों के लिए ऐतिहासिक बन गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सोना और चांदी दोनों ने ही ऑल टाइम हाई का स्तर छू लिया है। निवेशकों और आम खरीदारों के बीच इसे लेकर गहरी चर्चा है। आज 24 कैरेट सोने का भाव 744 रुपए की बढ़त के साथ 1,09,841 रुपए प्रति 10 ग्राम पे पहुंच गया है। कल इसकी कीमत 1,09,097 रुपए थी। तो वहीं चांदी ने और भी बड़ा उछाल दिखाया है और 2,849 की छलांग लगाते हुए 1,27,348 प्रति किलो पर पहुंच गई।
कल इसकी कीमत 1,24,499 रुपये प्रति किलो थी। और यह पहली बार नहीं है जब सोना चांदी ने इतनी तेजी पकड़ी है। नौ सितंबर को भी सोना 1,09,635 और चांदी 1,24,770 तक पहुंच गई थी, जो तब तक का ऑल टाइम हाई था। अगर बात की जाए कि इस साल सोना या चांदी कितने महंगे हुए हैं, साल की शुरुआत से अब तक के आंकड़े अगर देखे जाएं तो निवेशकों के लिए यह साल काफी लाभदायक रहा है। 31 दिसंबर 2024 को सोने की कीमत 76,162 रुपये प्रति 10 ग्राम थी और अब ये 1,09,841 तक पहुंच गई है, यानी 40% की बढ़ोतरी के साथ 33,679 महंगा हुआ है। तो वहीं 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत 86,017 रुपये थी और अब ये 1,27,348 पे पहुंच गई है, यानी कुल 41,331 की बढ़ोतरी। और इतिहास गवाह है कि एक ही कैलेंडर वर्ष में इतनी तेज बढ़ोतरी बहुत ही कम देखने को मिलती है। महानगरों में सोने की कीमतें अलग अलग दर्ज की गई हैं। जैसे IBJA के मुताबिक 12 सितंबर को दिल्ली में 24 कैरेट का रेट 1,11,430 और 22 कैरेट का 1,02,150, तो वहीं मुंबई में 24 कैरेट का 1,11,280 और 22 कैरेट का 1,02,000 रहा। कोलकाता में 24 कैरेट 1,11,280 रुपये, तो 22 कैरेट 1,02,000 रुपये। तो वहीं चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,11,710 और 22 कैरेट 1,02,400 रुपये है। यहाँ ये साफ दिखता है कि दक्षिण भारत में जो दाम हैं वो थोड़े से अलग हैं। दक्षिण भारत यानी चेन्नई में सोना बाकी शहरों के मुकाबले थोड़ा सा महंगा है। सोने चांदी की लगातार बढ़ती कीमतें ये भी संकेत देती हैं कि निकट भविष्य में ये निवेश का एक सुरक्षित जरिया बना रह सकता है। हालांकि जानकारों का यह भी मानना है कि तेजी के इस दौर में जल्दबाजी करने से निवेश करने के बजाय बाजार की स्थिरता को भांपना ज्यादा जरूरी है। विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा निर्देशित फिल्म द बंगाल फाइल्स जहां एक और 5 सितंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है, लेकिन फिल्म को अभी तक बंगाल में रिलीज नहीं किया गया है। 13 सितंबर यानी कल बंगाल फाइल्स की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। द बंगाल फाइल्स की स्पेशल स्क्रीनिंग 13 सितंबर को शाम 4 बजे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाषा भवन, नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता में रखी गई है। ये एक क्लोज डोर स्क्रीनिंग होगी जहां सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन पर ही एंट्री मिल पाएगी। आपको बता दें कि फिल्म को पहले ही देश भर में सराहना मिल चुकी है। यह भारत के इतिहास के एक अहम लेकिन अनदेखे किस्से को सामने लाती है। फिल्म साल 1946 के अगस्त में डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान घटित ग्रेट कोलकाता किलिंग्स की दुखद घटनाओं पर आधारित है। यह बंगाल में उस समय की कहानी दिखाती है जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली थी। एक इंटरव्यू में विवेक रंजन अग्निहोत्री ने यह भी बताया था कि किस तरह से राजनीतिक दबाव की वजह से द बंगाल फाइल्स को सिनेमा हॉल्स में जगह ही नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा था कि हमने एडवांस बुकिंग खोल दी थी और थिएटर्स भी फाइनल हो गए थे। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मुझे बताया कि बंगाल में डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग अलग धर्मों से थे। इतिहास रचने वाली थी, लेकिन अब मुझे पता चला है कि थिएटर्स फिल्म दिखाने से ही मना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि राजनीतिक अशांति पैदा हो सकती है। द बंगाल फाइल्स की कहानी और निर्देशन विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किया है, जबकि इसके निर्माता अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं। ये फिल्म तेज नारायण अग्रवाल और आई एम बुद्धा प्रोडक्शंस के द्वारा प्रस्तुत की गई है और विवेक की फाइल्स ट्रिलॉजी का हिस्सा है, जिसमें द कश्मीर फाइल्स और द ताशकंद फाइल्स भी शामिल हैं। तो बंगाल में द बंगाल फाइल्स की कल स्पेशल स्क्रीनिंग है। 5 सितंबर को यह बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। देश भर में फिल्म को काफ़ी सराहना मिल रही है। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। साल 1946 में जो सांप्रदायिक घटनाएं पश्चिम बंगाल में घटित हुई थीं, उन्हें लेकर के ये फिल्म बनाई गई है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर में एक नन्हे से हाथी की मनमोहक तस्वीर सामने आई है। यह हाथी कीचड़ में फिसलता है और चढ़ने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा हाथी है, हाथी का बच्चा है। तालाब किनारे खेलते खेलते कई बार ये गिरता है और उठता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और मनमोहक नज़ारा देख करके लोग वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं। तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व का ये वीडियो बताया जा रहा है। जंगल का ये अनोखा दृश्य सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरह से हाथी का एक छोटा सा बच्चा कीचड़ में फिसलता है और चढ़ने की कोशिश करता है। और अब ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर का ये वीडियो एक छोटे से हाथी का वीडियो है जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। अगली खबर इंदौर से है, जहां एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें युवती एक युवक की पिटाई करती हुई नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर का एक ये वीडियो है जिसमें एक युवती युवक की पिटाई कर रही है। पुलिस की सोशल मीडिया विंग ने इस वीडियो को आइडेंटिफाई कर लिया है और स्वतः संज्ञान लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला कुछ इस तरीके का है कि युवती, जिसका नाम शादाब निवासी नसरुल्लागंज बताया जा रहा है, वो इस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था। लड़की ने इस मनचले आशिक की जमकर पिटाई कर दी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। फिलहाल आज़ाद नगर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए युवक की तलाश भी शुरू कर दी है। तो युवती और युवक के बीच ये जो पिटाई हो रही है, युवती चप्पल से युवक की पिटाई करती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर का है और अब तेजी से वायरल हो रहा है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जो है वो आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा भी आइडेंटिफाइड किया गया था। इसमें फिलहाल फरियादिया थाने पर नहीं पहुंची थी, लेकिन चूंकि उसमें जिस तरह का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके आधार पर प्रिवेंटिव एक्शन किया जाकर उसको उसके आरोपी के खिलाफ, जो कि शादाब नसरुल्लागंज का रहने वाला है, उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है। वीडियो में एक युवती मारपीट करती हुई नजर आ रही है, तो उसमें छेड़छाड़ का आरोप लगा था, लेकिन चूंकि इस तरह की कोई रिपोर्ट थाने में नहीं आई है, लेकिन उसको प्रिवेंटिव एक्शन के तहत उसके साथ कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखा ट्रेंड बड़ी ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है। गूगल नैनो बनाना AI फिगरीन, चाहे इन्फ्लुएंसर हो या आम यूज़र हो, हर कोई अपनी मिनी 3D कलेक्टेबल इमेज बना करके शेयर कर रहा है। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल फ्री है और कुछ ही सेकंड्स में शानदार नतीजे देता है। नैनो बनाना असल में एक मज़ेदार नाम है जिसे ऑनलाइन कम्युनिटी ने गूगल के जेमिनाई 2.5 वर्जन पर देखा है और ये बड़ी ही तेज़ी के साथ छा गया है। इसके ज़रिए बेहद रियलिस्टिक और पॉलिश्ड 3D डिजिटल फिगरीन्स बनाए जा सकते हैं। ये ना तो हाथ से बनाए मॉडल्स हैं और ना ही महंगे खिलौनों की कॉपी हैं, बल्कि AI जनरेटेड छोटे छोटे से कैरेक्टर्स हैं जो देखने में बड़े ही अट्रैक्टिव से लगते हैं। ये नैनो बनाना तस्वीर बनाने के लिए गूगल AI जेमिनी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी जेमिनी 2.5 फ्लैश को लोगों ने नैनो बनाना नाम दिया है और इसी वजह से इस ट्रेंड का नाम भी नैनो बनाना ट्रेंड पड़ा है। गूगल के नैनो बनाना इंजन यानी कि AI टूल जेमिनाई 2.5 पर जाकर स्टेप बाय स्टेप अपना 3D मॉडल तस्वीर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले जेमिनाई 2.5 पर अपनी तस्वीर अपलोड करना होता है और उसके बाद इसे एडिट करने के लिए एक प्रॉम्प्ट देना होता है। अपनी तस्वीर भी नैनो बनाना के तहत बनाने के लिए सबसे पहले आपको नैनो बनाना मॉडल चुनना होगा। जेमिनी पर इसे केले के आइकॉन से पहचाना जा सकता है। इस आइकॉन पर क्लिक करने के बाद हमें इमेज को अपलोड करना होता है। तब जाकर इमेज को 3D मॉडल में बदलने के लिए हमें प्रॉम्प्ट डालना होता है। प्रॉम्प्ट में हम तस्वीर की साइज़, बैकग्राउंड और वातावरण को बदलने का निर्देश जेमिनी 2.5 को देते हैं। फिर कुछ ही सेकंड्स में ये मूल तस्वीर को एडिट करके इसे नैनो बनाना यानी कि 3D मॉडल में तब्दील कर देता है।
साथ ही प्रॉम्प्ट में दिए गए बैकग्राउंड, कलर और आसपास के माहौल का भी इस्तेमाल करके इसे एकदम असली जैसा बना देता है। गूगल इंडिया ने यूजर्स के लिए ऐसी तस्वीरें बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक्स पर एक प्रॉम्प्ट पोस्ट किया है। आपको बस इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है और सेंड पर क्लिक करना है। नैनो बनाना ट्रेंड सोशल मीडिया पर काफ़ी धूम मचा रहा है। लोग अपनी तस्वीरों के साथ ऐसे रचनात्मक प्रयोग करके इसे अपने सोशल मीडिया स्टेटस और स्टोरीज पर लगा रहे हैं। नैनो बनाना की सुविधा गूगल AI स्टूडियो पर फ्री में अवेलेबल है। जेमिनी 2.5 का मुफ्त में इस्तेमाल ऐसी तस्वीरें बनाई जा सकती हैं। हालांकि इसका मुफ्त उपयोग सीमित है और सशुल्क उपयोगकर्ताओं को ज़्यादा तस्वीर बनाने की लिमिट्स देता है। मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर पर प्रतापगढ़ जिले की पीपल खूंट थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए बोरी गांव में चल रही ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने मौके से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की ड्रग्स, उपकरण और केमिकल बरामद किए हैं। कार्रवाई में कुख्यात तस्कर जमशेद उर्फ जम्मू लाला को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर पहले से 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने फैक्ट्री से 100 ग्राम MD ड्रग्स, 17 किलो 300 ग्राम MD पाउडर, 70 किलो से ज़्यादा केमिकल और ड्रग्स बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। SP B आदित्य ने बताया कि ADG क्राइम दिनेश MN के निर्देशन में AGTF जिला पुलिस और पीपल खूंट थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस अब जमशेद के नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों की तलाश में जुट गई है। प्रतापगढ़ पीपल खूंट थाना पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां प्रतापगढ़ में 50 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है। जम्मू लाला नाम के तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। देर रात को AGTF में जो नरेंद्र है उनके सूचना के आधार पर SHO दोलापानी, DST साइबर सेल की टीम और पीपलकूट थाने पुलिस ने पीपलकूट इलाके में एक क्षेत्र पे दबिश दिया था। उस दबिश में एक भाड़े में एक MD की फैक्ट्री पकड़ी गई और उस फैक्ट्री में MD बनाने वाला जो व्यक्ति था वो हमारा 25,000 का इनामी था, जमशेद। और इस कार्रवाई में उस MD फैक्ट्री को जब्त करते हुए हमने करीब 100 ग्राम MD, 70 किलो 720 ग्राम लिक्विड केमिकल और 17 किलो 300 ग्राम MD पाउडर को जब्त किया गया। इस MD फैक्ट्री का और जो केमिकल्स और नारकोटिक्स जब्त हुए, इनकी कीमत करीब 50 करोड़ की कीमत की है। और ये जो आरोपी है जमशेद, इस पे पहले भी 4 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें 2 NDPS में कमर्शियल क्वांटिटी में वांछित भी था, 25,000 का इनामी भी था। तो इससे अभी अनुसंधान जारी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।